मैंने स्टूडेंट्स आपको अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ाया था कि उसको किस तरह से वर्क करता है। और हम लोगों ने उसको ये पढ़ के छोड़ दिया कि हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो मेटल होता है वो कैथोड पर डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन हम लोगों ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि कितने अमाउंट का करंट पास करते हैं, कितने टाइम के लिए पास करते हैं, तो कितना मेटल कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है। इस बात को अटेंटिवली स्टडी किया फेराडेज ने, जिसका नाम था माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले मेटल, उस सेल में पास होने वाले करंट और टाइम के बीच में एक रिलेशन को स्टडी किया और उसने उसके आधार पर दो लॉज दिए जिनको हम फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर या इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान मेटल पर कितना वेट डिपॉजिट हुआ, कितना मेटल डिपॉजिट हुआ, कितने अमाउंट का करंट पास किया, कितने टाइम के लिए पास किया, इतना स्टडी, ये क्या रिलेशन है इसके बीच में, इसको स्टडी करने के लिए माइकल फेराडे ने दो लॉ दिए जिनको हम फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। उसका पहला लॉ यहाँ पर मैं ले रही हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडे क्या कहता है, द वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले मेटल का वेट, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल। उस सेल के अंदर जितना चार्ज आप पास करोगे उतना मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। मीन्स अगर मैं आपसे ये कहूं कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ओवर द इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वेट ऑफ मेटल और वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट या अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल। उस सेल में आप जितना चार्ज पास करोगे उतना वेट यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बट आपको पता है, आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, वेयर I जो होता है वो करंट इन एम्पियर होता है, I करंट इन एम्पियर, T जो होता है वो टाइम होता है, टाइम इन सेकेंड। टी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टाइम इन सेकेंड। तो यहाँ पर मैं Q को IT से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I इंटू टी होगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, हम जनरली साइंस में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं और कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, K से। यहाँ पर मैं कांस्टेंट ले रही हूँ, W इज इक्वल टू Z into I into T, where Z is called electrochemical equivalent constant, where Z is called electrochemical equivalent constant, Z is called electrochemical equivalent constant। यहाँ पर हमेशा हम जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करते हैं तो हम जनरली K यूज करते हैं। यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर जो कांस्टेंट यूज कर रही हूँ उस कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z से, और Z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इसका क्या मीनिंग है, अगर आप किसी सेल में 1 एम्पियर का करंट, I इज इक्वल टू आपने कितना लिया, 1 एम्पियर, और T इज इक्वल टू आपने कितना लिया, 1 सेकेंड, यानी अगर आप ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें से आप 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हो तो उस केस में W इज इक्वल टू होगा Z इंटू 1 मीन्स W इज इक्वल टू हो जाएगा Z। अब अगर हमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट को डिफाइन करिए तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द सेल फॉर 1 सेकेंड। जब हम किसी भी सेल में से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं
तो उस सेल में डिपॉजिट होने वाले मेटल का वेट उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहलाएगा। यानी जब जब हम किसी सेल में से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे तो जो भी वेट डिपॉजिट होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द सेल फॉर 1 सेकेंड। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहते हैं। अब Z इज इक्वल टू होता है E डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम, ये चार्ज है। और E को यहाँ पर हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। E को हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो मैं यहाँ पर Z को रिप्लेस करूँ तो फार्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T। So with the help of this formula we can calculate how much amount of substance is deposited over an electrode, what is the equivalent weight of the metal deposited over the electrode, how much amount of current is passed and how much time is utilized। कितने टाइम के लिए कितना करंट पास करा। तो हम फेराडेज फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से 3-4 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो वेट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपॉजिट होने वाले मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं, करंट कितना पास किया वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और कितने समय के लिए करंट पास किया टाइम हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था, जिसमें फेराडे ने क्या बोला था? द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। W इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहते हैं। तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर Z को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे तो W जो होता है वो Z के बराबर हो जाता है। तो Z को डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द सेल फॉर 1 सेकेंड। बट Z को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को चार्ज से, चार्ज मतलब 96,500 कूलम से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो है आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। तो हम ये फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, करंट और टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपका फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज ने आगे सोचा कि जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम स्टडी करा अपने पहले लॉ में, उसने केवल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टडी करा था। अपने दूसरे लॉ में उसने क्या करा? 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपस में क्या करा? कनेक्ट करा। और कैसे कनेक्ट करा? सीरीज में कनेक्ट करा। उसने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, ये इसकी एनोड हो गई, ये इसकी कैथोड। ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, ये इसका एनोड, ये कैथोड। तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, इसका एनोड, ये कैथोड। ठीक है, ये इसके अंदर सॉल्यूशन भरा, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये तीसरा सॉल्यूशन है, इस तरह से। ये इसकी एनोड है, तो ये इसकी क्या होगी? कैथोड। तो कैथोड नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर ये कैथोड, कैथोड नेगेटिव और ये एनोड पॉजिटिव। इस तरह से नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और ये जो था आपका इधर वाला एनोड और कैथोड, उसको इसमें इस तरह से मतलब सीरीज में इस तरह से कनेक्ट करेंगे हम इसको। यहाँ पर इसको यहाँ लो, इसको पॉजिटिव चार्ज करो और इसको नेगेटिव चार्ज करो। इस तरह से उसने सीरीज में 3 सेल्स को आपस में क्या करा? कनेक्ट करा। अब मैं यहाँ पर बता दूं, ये सेल A है, ये सेल B है और ये सेल C है। कैथोड पर जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट W1 है। दूसरे सेल B सेल में जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट W2 है। और तीसरा जो डिपॉजिट यहाँ पर हो रहा है उसका वेट W3 है। क्या उसका वेट? W3। यहाँ पर जो भी मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट E1 है। B वाले में जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट E2 है। और C वाले में जो डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट E3 है। फेराडे क्या कहता है? When 2 or more than 2 electrolytic cells are connected in series, जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करके सेम अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू देम फॉर सेम टाइम इंटरवल, सेम अमाउंट का करंट सेम टाइम के लिए पास करते हैं,
तो उसने क्या बोला, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। W, weight of substance deposited over an electrode, is directly proportional to equivalent weight। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के। तो यहाँ पर जो है W1 will be directly proportional to क्या हो जाएगा, E1, W2 will be directly proportional to क्या हो जाएगा, E2, and W3 will be directly proportional to क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो अपने फर्स्ट लॉ में W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू I इंटू टी पढ़ा था। अगर हम दो को कंपेयर करें तो मैं यहाँ लिखूंगी W1 इज इक्वल टू E1 अपॉन 96,500 इंटू I इंटू टी। इसके लिए क्या हो जाएगा, W2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन 96,500 इंटू I इंटू टी हो जाएगा। अब मैं W1 अपॉन W2 करूँ, कंपेयर करूँ, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। उसी प्रकार W2 W3 को कंपेयर करूंगी तो W2 अपॉन में W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E3। W1 को W3 से कंपेयर करूंगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W1 अपॉन में W3 इज इक्वल टू E1 अपॉन में क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। तो फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पर मैं जो आपको लॉ पढ़ा रही थी, कौन सा लॉ था, सेकंड लॉ। उसमें उसने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके सेम अमाउंट का करंट सेम टाइम इंटरवल के लिए पास करते हैं तो वेरियस इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाला वेट जो है, सब्सटेंसेस के जो वेट है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। तो ये लॉ आपका क्या कहलाता है, फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है।